यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दृष्टि है इसके यहाँ पर जो फुल लेंथ यहाँ पर टेस्ट है बीपीएससी का, इसका हम लोग देखेंगे। ठीक है, हम लोगों ने 11 नंबर तक पेपर किए। उसके बाद यहाँ पर जो 12 नंबर पेपर है वो यहाँ पर इसमें नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट इसका फुल लेंथ पेपर स्टार्ट हुआ है। फुल लेंथ पेपर पहला और फुल लेंथ पेपर दूसरा। तो देखो मुझे भी फुल लेंथ पेपर पहला नहीं मिला हुआ है, पहले अगर जैसे मिलता है मैं पहले आपको कराऊंगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर आज दूसरा मिला मुझे, तो दूसरा मैं आपसे दूसरे तीसरा चौथा ऐसे करके स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे पहले मिलता है तो उसको मैं आपको पीडीएफ दे दूँगा, पीडीएफ आप उससे कवर कर पाओगे। राइट, क्योंकि अभी तो मुझे पहला नहीं मिला है, तो आप पीडीएफ से करना, मैं आपको मिलता है तो उसको करा दूंगा। अभी फिलहाल हम लोग दूसरा नंबर पेपर करते हैं, फिर उसके बाद फुल जो टेस्ट होगा दृष्टि का तीसरा है ना, ऐसे करके हम लोग एक एक दिन में पूरे सब खत्म करेंगे। स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। देखो जितने भी यहाँ पर फुल लेंथ के क्वेश्चन आ रहे हैं है ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले भी बता चुका हूँ कि जो भी यहाँ पर क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन के जो टॉपिक जैसे मान सकते हैं यहाँ पर जो वैदिक काल है, ठीक है, वैदिक जो प्रारंभिक वैदिक काल उसको लेकर के यहाँ पर क्वेश्चन था, तो जरूरी नहीं कि इसी वैदिक काल से ही क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपको वैदिक काल को एक एक पूरा टॉपिक जाके आपको डीप पढ़ना है। जैसे क्वेश्चन यहाँ पर है कि दे रखा है, किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पता होना चाहिए आपको, क्या उन्होंने किया है। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पता होना चाहिए क्या है ना। तो अभी लास्ट टाइम आपके पास है, इतना मेहनत आप कर सकते हो कि जितने टॉपिक आ रहे हैं उन सब टॉपिक को डीप में कवर करो, और अच्छा क्वेश्चन आप देखोगे बनने का एग्जाम में। ठीक है, इतना करके देखो। आते क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला है घटना स्थान और इससे संबंधित इसके व्यक्ति कौन है, बताना है आपको। देखो पहली बात है, पहला से बोला है कि जो घटना स्थल में संगम चोल झील, ठीक है, चोल गंगम झील जो है ये क्या होगा, जिसमें हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। ठीक है, उसके बाद धम्म मामात्र की नियुक्ति जो थी ये थी बी का 4, जैसे कि अशोक। और प्रयाग की सभा, प्रयाग की जो सभा है ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपका हर्षवर्धन में। और सुदर्शन झील का निर्माण जो था आपको देगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्या होगा आंसर, ए करेक्ट है, A3B4 C2D1, ये यहाँ से आंसर सही होगा। क्वेश्चन 2 आते हैं, सेकेंड नंबर है प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों को विचार करना है, इस पर देखते हैं। पहली बात है सुंग, मौर्य, कुषाण, कण्व। ठीक है, 4 यहाँ पर वंश रखे हैं। इनमें से उसके शासन का सही कालक्रम क्या यहाँ पर है, क्या होगा, देखो सही कालक्रम यहाँ पर क्या होगा। एक तो देखो जाएगा पहले इसमें मौर्य, ठीक है, उसके बाद सुंग, राइट, उसके बाद कण्व चौथा, और उसके बाद तीसरा कुषाण। 2143 इसका आंसर होगा। ठीक है, 2143 सेकेंड का एक करेक्ट आंसर है। राइट, आगे आते क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था? थर्ड का स्टेटमेंट यहाँ से जो दे रखा है असबद जहाँ, भास्कर वर्मन, राजा दाहिर, उपयुक्त में से अधिक, तो आंसर क्या होगा, तीसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा भास्कर वर्मन, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, भास्कर वर्मन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, और इस पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट तो इसमें नहीं है इसमें। ठीक है, इतने करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है शिशुनाग वंश के बाद मगध बिहार पर किस वंश ने शासन किया था? करेक्ट आंसर फोर्थ का हो जाएगा, ये क्या था, नंद वंश इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, शिशुनाग वंश के बाद बिहार में नंद वंश ने शासन किया था। नंद वंश की स्थापना महापद्मनंद ने की थी, और महापद्मनंद को सर्वछत्रा क्षत्रियों का नाश करने वाला तथा भारत को कहा जाता था। फोर्थ सी स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 फिफ्थ नंबर है, इसमें बोला है कि प्रारंभिक वैदिक का जो काल है उसके दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में काम करता था? 5 है, 5वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राजगृह, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, प्राचीन भारत में मगध एक शक्तिशाली और समृद्ध महाजनपद था। ठीक है, जिससे आगे चलकर विशाल साम्राज्य का रूप लिया था, और प्रारंभिक काल में मगध की राजधानी राजगृह थी, और यह नगर पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जिसकी इसकी सामरिक सुरक्षा अत्यंत सुदृढ़ थी। आगे आते हैं क्वेश्चन यहाँ पर 6 नंबर, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? छठे का आंसर क्या होगा, छठे का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से समुद्रगुप्त, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मेघवर्मन बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, और वह पवित्र बौद्ध स्थल बोध किया में अपने देश के श्रद्धालुओं के लिए एक विहार और मंदिर बनाना चाहता था, और समुद्रगुप्त धार्मिक सहिष्णु शासक था, इसलिए उसने इस निर्माण की अनुमति प्रदान की थी। क्वेश्चन 6 का भी करेक्ट है। क्वेश्चन 7 में आते हैं, निम्नलिखित में से बोला कि कौन या निम्नलिखित शासकों में से किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? इनमें से 7वें में किसने किया था बताना है। देखो सबसे ज़्यादा किया था बहलोल लोदी, इसका आंसर होगा, क्योंकि बहलोल लोदी जो लोदी वंश का संस्थापक था उसने 1451 से 1489 तक शासन किया था। उसका कुल कार्यकाल लगभग 38 वर्ष का था।
ठीक है, बल्कि संपूर्ण जो दिल्ली सल्तनत के इतिहास में किसी भी सुल्तान द्वारा किया गया सबसे लंबा व्यक्तिगत शासन है। इसके विपरीत अन्य शासकों का कार्यकाल अपेक्षाकृत कम रहा था और तुगलक वंश के मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 से 1351 ईस्वी तक लगभग 26 वर्ष शासन किया था। वहीं गुलाम वंश में सुल्तान गयासुद्दीन बलबन का कार्यकाल 1266 से 1287 के बीच करीब 21 वर्ष था। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई है? तुलसीदास द्वारा जो नहीं लिखी गई है, साहित्य लहरी इसका आंसर होगा। ठीक है, साहित्य लहरी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि वो समय तुलसीदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के सर्वप्रमुख कवि थे। उन्होंने अवधि और ब्रज भाषा दोनों में अपनी रचनाएं लिखी थी और विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली तीनों ही तुलसीदास की रचनाएं। ठीक है, विनय पत्रिका में जहाँ उन्होंने भगवान राम के प्रति अपनी विनय और भक्ति के प्रकट किए, वहीं कवितावली में और गीतावली में उनके जीवन और लीलाओं का सुंदर वर्णन किया गया। राइट, और इसके विपरीत साहित्य लहरी के रचयिता सूरदास जी होंगे। क्वेश्चन नंबर 9, मलिक काफूर को 1000 दिनारी यहाँ पर के नाम से जाना जाता था। किसने जाना जाता था? इसे किसने खरीदा था? मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता था। इसे किसने खरीदा था? आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसे खरीदा था। 9वें का सही आंसर यहाँ से नुसरत खान इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, फुतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? 10वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से, ये लिखी गई थी ईश्वरदास नागर के द्वारा। ठीक है, फुतुहात ए आलमगीरी मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल से संबंधित एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसकी रचना ईश्वरदास नागर ने की थी और इस ग्रंथ में औरंगजेब ने उसके शासनकाल के प्रमुख सैन्य विजय, प्रशासनिक नीतियाँ और समकालीन घटनाओं का विस्तृत वर्णन मिलता है। ये कृति फारसी भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, 10वें का एक करेक्ट है। क्वेश्चन 11 आते हैं। क्वेश्चन 11 है, वर्ष 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर बनने का अवसर किसे मिला था? 11वें का आंसर हो जाएगा, ये मिला था हरदयाल इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूहों और दलों के किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने का कारण बेचैनी से बल मिला था? आंसर 12वें का क्या होगा? 12वें का सही आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन इसका करेक्ट आंसर होगा। साइमन कमीशन 1927 में भारत के सभी राजनीतिक समूह और दलों में असंतोष को बढ़ाया था, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। इस कारण इसका व्यापक विरोध हुआ था। 13 आते हैं, किसने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली की प्रसिद्ध लड़ाई का नारा दिया था? 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सुभाष चंद्र बोस इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन 14 आते हैं। 14 ने किसने बांटो और छोड़ो का नारा बुलंद किया था? ठीक है, आंसर क्या होगा? बांटो और छोड़ो का नारा को बुलंद किया था, आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का यहाँ से ये M.A. जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, और इसे कराची अधिवेशन में दिसंबर 1943 1943 में आधिकारिक रूप से अपनाया था। क्वेश्चन 15 इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं कर रहा है? ठीक है, 15 में कौन सा सम्मिलित नहीं कर रहा है? व्यक्ति और संबंधित इनमें से कौन थे उसके हिसाब से 15 का आंसर हो जाएगा जेम्स ऑगस्टस हिक्की कलकत्ता क्रॉनिकल, ये यहाँ पर सम्मिलित नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जेम्स ऑगस्टस जो हिक्की है ये भारतीय प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट, जिसे हिक्की गजट भी कहा जाता है, इसके संस्थापक और संपादक थे। इसका प्रकाशन वर्ष 1780 है ना, 1780 में कलकत्ता से प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन 16 अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित कर दिया था? 16 करेक्ट आंसर 1912। ठीक है, 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली से आयोजित दिल्ली दरबार के दौरान ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज परचम ने 2 ऐतिहासिक घोषणाएं की थी। प्रथम बंगाल के विभाजन को रद्द करना और द्वितीय भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करना। यद्यपि घोषणा 1911 में हुई थी, लेकिन प्रशासनिक रूप से राजधानी वास्तविक रूप से 1912 में स्थानांतरित हुआ था और उस समय भारत का वाइसराय लॉर्ड हॉर्डिंग था। क्वेश्चन 16 हो गया। 17 आते हैं। 17 नंबर है, मुस्लिम लीग के प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है उसके बारे में बताना है, कब मनाया गया था? 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से, ये मनाया गया था 16 अगस्त 1946। ठीक है, 16 अगस्त 1946 इसका करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, भारतीय मुद्रा पर वर्ष 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? बताओ। करेक्ट हो जाएगा 18 का सही आंसर यहाँ से, ये था सर ऑस्टिन चैम्बरलेन, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 19 है,
1943 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने देशों ने मान्यता की थी? आंसर हो जाएगा 19 का। करेक्ट आंसर 9। ठीक है, 9 यहाँ से सही आंसर होगा, जिसे जापान सहित 9 देशों ने मान्यता दी थी। और जो स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार, जिसे आजाद हिंद सरकार के नाम से भी जानते थे, इसकी स्थापना अक्टूबर 1943 में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। आगे क्वेश्चन है 20। भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक कारण क्या था? देखो, मुख्य आर्थिक जो कारण था 20 का आंसर हो जाएगा अफीम, है ना। क्या कारण था? अफीम था, राइट। अफीम का आर्थिक आधार व्यापार था। भारत ने यहाँ पर बंगाल में जो अन्य भागों को अफीम की खेती के लिए महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी, जिसे बाद में चीन को बेच दिया था। 21 लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में विचार करना है। जो लॉर्ड मेयो का संकल्प था 1870 का, उसके बारे में बताना है। कौन सा सही उत्तर होगा यहाँ पर इसका? 21 का। पहला बोला है केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। 21 फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा? 21 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा, सोचो। देखो, 21 का जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। सेकंड, प्रांतीय सरकारों की कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया था। इससे मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया गया और इससे प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया था। चारों बातें करेक्ट हैं। 21 का आंसर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सभी सही है। 22 नंबर है, इनमें से बोल रहा है कि कौन सा यहाँ पर खोजकर्ता और इसके जन्म स्थान के बारे में सही होगा। ठीक है, आंसर क्या है? आंसर हो जाएगा यहाँ से करेक्ट, ये हो जाएगा 22 का। देखो, पहला जो बोला है क्रिस्टोफर कोलंबस, क्रिस्टोफर जो कोलंबस है ये हो जाएगा आपका 3, इटली। जैक्स कार्टियर आपको हो जाएगा क्या? 4 मतलब फ्रांस, राइट। उसके बाद है आपको सर फ्रांसिस ड्रेक, ये आपको हो जाएगा 2, यूनाइटेड किंगडम। फर्नेस मैगलन आपको हो जाएगा पुर्तगाल। करेक्ट आंसर ऐसे है। ठीक है, आंसर क्या होगा? ये करेक्ट है 22 का। आगे आते हैं क्वेश्चन यहाँ से 22 हो गया। 23 नंबर 23 है, 1857 के विद्रोह की विफलता के कौन से कारण थे? देखो, एक तो कारण था इसमें कि अंग्रेजी की सैन्य श्रेष्ठता की, ठीक है, और विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी इनके पास, और समाज के सभी वर्गों को समर्थन का भाव देखा गया था। तीनों बातें जो है 1857 की विद्रोह की विफलता के बारे में करेक्ट है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका 23 का सी। 24 भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। पहली बात है होम रूल आंदोलन हो जाएगा 1916, है ना। पहले लिख लेते हैं। सूरत विभाजन कब हुआ था? ये हुआ था 1907। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918। और मार्लियामेंटो सुधार हुआ था आपका 1909। तो मैच करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आपका आएगा दूसरा, चौथा, पहला और तीसरा। करेक्ट आंसर बी 24 का सही है। आगे आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 है, चंपारण आंदोलन के रूप में उभरने के बाद ब्रिटिश सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था? ये उठाया था कि चंपारण कृषक समिति का गठन किया था, ठीक है, और गांधी जी भी इसके समिति के सदस्य थे, राइट। और चंपारण में ना तो मार्शल लॉ लगाया गया था और ना ही इसके राजनीतिक दर्जे में कोई परिवर्तन किए गए थे। ये बात आपको याद रखनी है, सी करेक्ट आंसर है। और एक्स्ट्रा पॉइंट जो बताते चलो वो याद रखना है और साथ में टॉपिकों को क्लियर करते चलना है, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन है 26। हॉर्मुज जलटामुर्मज जोड़ता है किसको? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जोड़ता है फारसिया की खाड़ी ओमान की खाड़ी से। ये करेक्ट आंसर है। हॉर्मुज जलटामुर्मज विश्व के सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक जलमार्गों में से एक है। ये फारसी खाड़ी को ओमान की खाड़ी, गल्फ ऑफ ओमान और अरब खाड़ी सागर से जोड़ता है और भौगोलिक रूप से ये उत्तर में ईरान और दक्षिण में संयुक्त अरब अमीरात तथा ओमान के बीच स्थित है, ठीक है। आंसर क्या होगा? 26 का ए करेक्ट है। 27 ग्राउंड जीरो कहाँ है? आंसर क्या होगा? ग्राउंड जीरो कहाँ होगा? करेक्ट आंसर 27 का से ये हो जाएगा बी करेक्ट है, न्यूयॉर्क इसका आंसर होगा, ठीक है। 28 लद्दाख संदर्भित करता है किसको? लद्दाख संदर्भित करता है किसे? 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से, ये स्थानांतरित कृषि को संदर्भित करता है।
ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी के संगम स्थल है? 29 का सही आंसर होगा आपका देवप्रयाग, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 30 आते हैं, 30 नंबर 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र शहर है कौन सा? करेक्ट आंसर 30 का हो जाएगा। ये है किस शहर में स्थित है? तो करेक्ट आंसर शिमला इसका सही आंसर होगा। शिमला करेक्ट आंसर है ना। और इस केंद्र की स्थापना मुख्य रूप से हिमालय क्षेत्र के उच्चतंगुता वाले वनों और समशीतोष्ण पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण, प्रबंधन और अनुसंधान के लिए किया गया था। और ये संस्थान हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर जैसे यहाँ पर क्षेत्र वानिकी संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए प्रदान करता है इनको। आगे आते हैं 31, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? इनमें से खरीफ की फसल कौन सी है? आंसर हो जाएगा गन्ना। ठीक है, खरीफ की फसलें में मानसून आधारित फसलें होती हैं। आपसे इनमें से पूछ सकता है इनमें से कौन सी मानसून आधारित फसल है, तो कौन सा होता आंसर? तो आपका खरीफ की फसल होता, गन्ना होता है ना। तो याद रखना, खरीफ की फसल को मानसून फसल बोलते हैं, रबी की फसल को शीतकालीन फसलें बोलते हैं, और जायद की फसलों को ग्रीष्मकालीन फसल बोलते हैं। ठीक है, आपकी खरीफ की फसल में आता है चावल, धान, ठीक है, मक्का, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, कपास, मूंगफली, गन्ना। राइट, आंसर एक करेक्ट है। 32 आते हैं 32, 32 नंबर है, इसमें बोले भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में विचार करना है। देश का कुल वन और क्षेत्र वृक्ष आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का 15% है। 32 का फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। 32 में जो पहला स्टेटमेंट है ये 15%, ये बात गलत हो जाएगी क्या? देखो, सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य जो है शीर्ष राज्य मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ होगा। ठीक है, यहाँ से जो करेक्ट आंसर हो 32 का होगा, जो जाएगा सबसे अधिक वृक्षावरण महाराष्ट्र में पाया जाता है, और उसके बाद राजस्थान, उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है इसका, वो यहाँ पर 32 का सी करेक्ट होगा, है ना। सी स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। आगे आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 है, लावा के ठंडा होने और ठोस होने की क्रिया किस प्रकार की चट्टान बनेगी? आंसर 33 को जाएगा। ये बनती है एग्नीस चट्टान। ठीक है, आग्नेय चट्टान या एग्नीस चट्टान बोल सकते हो। ठीक है, इसका निर्माण ज्वालामुखी के निकलने से या मैग्ना लावा से होता है। जब तरल लावा मैग्मा ठंडा होकर पृथ्वी की बाह्य तल और आंतरिक यहाँ पर परतों में जमा जाता है और ठोस अवस्था प्राप्त कर लेता है, तो इस प्रकार की चट्टान को ये बोलते हैं। ठीक है, इग्नियस। यहाँ पर देखो इग्नियस बोला, अगर आपने इंग्लिश नहीं पता होगा आपको तो गलत करके आओगे क्वेश्चन। तो इसलिए इग्नियस रॉक आपका क्या होता है? आग्नेय चट्टान को बोलते हैं। तो जो हिंदी के कुछ वर्ड जो हमारे कॉमन वर्ड हैं वो आपको याद करना होगा, है ना। आगे आते हैं क्वेश्चन 30। अभी फिलहाल अभी नहीं किए हैं तो अभी छोड़ दो, क्योंकि अभी एग्जाम का टाइम कम है कि आप सोचो कि एक वर्ड इंग्लिश को ढूंढो कौन से क्या नहीं। अभी जो पढ़ रहे हो करते रहो, लेकिन नेक्स्ट टाइम से आपको याद रखना है। 34 है, 34 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोले कि 34, भारत की पर्वत श्रेणियाँ कौन सी? भारत की पर्वत श्रेणियाँ हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तो देखो यहाँ से हो जाएगा गारो पहाड़ी। ठीक है, सेकंड में यहाँ पर नंदा, जहाँ पर जो हिल्स है वो, राइट। उसके बाद नंदू 34 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से क्या होगा? सी करेक्ट होगा यहाँ से। ठीक है, 1 2 3 4 यहाँ से होगा, लेकिन पाँचवा जो है यहाँ पे इसमें पाँचवा नहीं दे रखा ना, सभी होंगे तो। ठीक है, तो सी करेक्ट होगा। 35 है, 35 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक टेक्नोपोलिस है? इनमें से कौन टेक्नोपोलिस एक बताना है 35 में। आंसर क्या होगा 35 का? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है भारत का पश्चिमी तट, इसका आंसर होगा। भारत का पश्चिमी तट होगा, नहीं गलत है, 35 कर रहे हैं ना हम लोग, 35 कर रहे हैं। 35 कर रहे हैं तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा इसका, जो हो जाएगा सिलिकॉन वैली। भारत का एक यहाँ पर टेक्नोपोलिस जो है कौन होगा? जो हो जाएगा सिलिकॉन वैली। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर सिलिकॉन वैली को कैलिफोर्निया यूएसए दुनिया भर का सबसे प्रसिद्ध टेक्नोपोलिस बताया जाता है। इसकी स्थापना स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय जैसे सहयोग से बड़ी भूमिका से की जा रही थी। यहाँ सॉफ्टवेयर, सेमीकंडक्टर और बायोटेक इंटरनेट से जुड़ी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियाँ स्थित हैं। आगे आते क्वेश्चन 36। इनमें से किसके साथ एंडिश फैला हुआ है? करेक्ट आंसर 36 का हो जाएगा। ये दक्षिण अमेरिका और पश्चिमी तट इसका करेक्ट आंसर होगा। 37 है, चीन, मंगोलिया और जापान की निम्नलिखित मानव प्रजातियों में कौन सा निवासरत होगा? 37 का आंसर हो जाएगा, जो होगा
मंगोलाइड इसका आंसर होगा। मंगोलाइड प्रजाति चीन, मंगोलिया और जापान जैसे देशों में निवास करती है और इस प्रजाति के लोगों की त्वचा का रंग हल्का पीला होता है। इनके बाल सीधे, कड़े और काले होते हैं। इनका चेहरा अपेक्षाकृत सपाट और गाल की हड्डियाँ ऊपरी होती हैं। इनकी आँखें जो होती हैं एपिकैंथेटिक फोल्ड में पाई जाती हैं, जैसे यहाँ पर आंखें आधी खुली या बादाम जैसी प्रतीत होती है ना। तो आंसर क्या होगा? 37 का डी करेक्ट है। 38, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनकी कोयले के प्रमुख भंडार बताए गए हैं, कौन से होंगे? मंगोलाइड अपनी आंखों के लिए जाने जाते हैं ज़्यादातर, है ना। तो 38 का जो आंसर हो जाएगा ये डी करेक्ट है। सभी झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा कोयले के जो प्रमुख भंडार है ये। आगे आते हैं, क्वेश्चन है 39 नंबर, लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? करेक्ट आंसर 39 का हो जाएगा यहाँ से, ये है सी करेक्ट है। समुद्र तल का फैलाव इसका आंसर होगा, ठीक है। समुद्र तल का फैलाव वह भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर लगातार नई परत जुड़ती रहती है और यह प्रक्रिया मध्य महासागरीय पर्वतमालाओं के पास घटित होती है, जहाँ पृथ्वी के भीतर से मैग्मा ऊपर उठता है और ठंडा होता है। 39 सी। 40 नंबर है शिप ब्रेक टूरिज्म के संबंध में सुंची रीफ, एमिसॉल तथा गांडे द्वीप पर भारतीय जल की जहाज़ों के मलबे को पता लगाया गया था। ये स्थान कहाँ पर स्थित है? 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये स्थित है कहाँ पर? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये स्थित है गोवा तट के बाहर, ठीक है। 41 यहाँ से, इसमें बोला निम्नलिखित में से कितने पर विचार करना है। ये सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। क्या होगा? गलत है ना। विक्टोरिया झील अफ्रीका की महान झीलों में से एक और इसका एकमात्र निकास नील नदी के माध्यम से होता है, ठीक है। विक्टोरिया ताजे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। पहले गलत हो गया। सेकेंड बात है, सेकेंड यहाँ से होगा इसका स्टेटमेंट, ये अफ्रीका की महान झीलों में से एक अभी मैंने बताया आपको, सही है। इसकी सीमा 4 देशों तंजानिया, युगांडा, रवांडा, केन्या से लगती है। ये बात गलत है क्योंकि विक्टोरिया ताजे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील होगी और इसकी रवांडा से सीमा नहीं लगेगी, ये बात गलत हो जाएगी। चौथा, विक्टोरिया झील निकलने वाली एकमात्र धारा नील नदी जो युगांडा के जिंजा के पास झील के पार निकलेगी। तो क्या होगा? 2 और 4 करेक्ट है। गलत पूछा 1 और 3, सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 42, हीट वेव के संबंध में विचार करना है। ये किसी मैदानी इलाके के अधिकतम तापमान से कम 30 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक तक पहुंच जाता है और उसे हीट वेव माना जाता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। क्या होगा? पहली बात सही नहीं है, गलत है, क्योंकि हीट वेव की घोषणा जो होती है समांतर तापमान से असमान वृद्धि के आधार पर की जाती है, केवल किसी निश्चित तापमान और सीमा के आधार पर नहीं की जाती है। भारत में मौसम विज्ञान विभाग ने मानकों के अनुसार मैदानी क्षेत्र में हीट वेव तब मानी जाती है जब अधिकतम तापमान 40 डिग्री उससे अधिक समान के उल्लेखनीय अधिक हो। सेकेंड बात है, यदि किसी पहाड़ी में इलाके में अधिकतम तापमान 40 डिग्री से कम है तो इससे अधिक हो जाता है तो हीट वेव मानते हैं। इससे मैक्सिमम 40 डिग्री उससे मैक्सिमम होता है तो, ठीक है। क्या होगा? तो यहाँ से सेकेंडरी स्टेटमेंट होगा, ये भी रॉन्ग है इसका, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे जो ओपन जो यहाँ पर एरिया होते हैं, है ना, उसमें हीट वेव यहाँ पर तब एक्सेप्ट करते हैं, तब मानते हैं तो जो, क्योंकि यहाँ पर जो तापमान होता है वो 40 डिग्री उससे अधिक होता है तो, ठीक है। तो यहाँ से दोनों बातें गलत हैं। 42 का जो आंसर हो जाएगा डी, है ना, कोई सही नहीं है। 43 नंबर है, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा देशांतर पर स्थित थिम्पू भूटान का स्थानीय समय निर्धारित करना है। ग्रीनविच 0 डिग्री में दोपहर 12 बजे का समय होता है। आंसर क्या होगा? 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 बजे, क्योंकि 15 डिग्री देशांतर हमारा कितना होता है? 1 घंटा का। 1 डिग्री देशांतर कितना हो जाएगा? 4 मिनट का। तो मल्टीपल करेंगे 19 × 4 बराबर 360, 6 घंटे हो जाएगा आंसर करेक्ट, 6 बजे पी। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानव समय रेखा एक दूसरे को काटेंगी? 44 का आंसर हो जाएगा बघेलखंड, करेक्ट आंसर है। 45 है, उत्तराखंड में कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है? 45 करेक्ट आंसर यहाँ से सी अल्मोड़ा इसका आंसर होगा। उत्तराखंड के उत्तरी भाग में अंतर्राष्ट्रीय सीमा तिब्बत से लगती है और इस सीमा में राज्य के कुछ हिस्से ही जिले से जुड़े हुए हैं। आंसर सी। 46 भारत का मानववादी है क्या? देखो, जो भारत का मानववादी है उसके बारे में बताने कौन सा होगा सही? भारत का मानववादी जो होता है ये राष्ट्रपति को विधिक मामलों को परामर्श देता है, भी करेक्ट है। 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व एवं गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं पाया जाता है? आंसर क्या होगा? अनुरूप इसका नहीं है तो करेक्ट आंसर 47 का हो जाएगा। ये एक तो गांधीवादी को अनुरूप नहीं है तो हो जाएगा आंसर आपका यहाँ से, एक तो हो जाएगा आपका काम का अधिकार, ठीक है, और एक हो जाएगा आपका यहाँ से समान नागरिक अधिकार, ये यहाँ पर इसका अनुरूप नहीं है।
बाकी ये दोनों होंगे। और आंसर क्या होगा? 2 और 4 है ना, 2 और 4 इसका सी आंसर होगा। क्वेश्चन 48, इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं कर रहा है? 48 में यहाँ पर सम्मिलित नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इससे ये अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, छठी सूची में ये सम्मिलित नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन भारतीय संविधान के मुख्यतः अनुच्छेद 244 की 5वीं सूची में, न कि छठी। क्वेश्चन 49, केंद्रीय सरकार के बारे में विचार करने मंत्रालय तथा विभागों का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श से होता है। 49 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, पहला गलत हो जाएगा। सेकंड क्या से? देखो सेकंड बोला है कि इसमें कि जो प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर आवंटित करता है। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है ना। आर्टिकल 75 के आंसर ओनली 2 करेक्ट है। 49 में पूछा गया कि कौन सा सही होगा, क्या पूछा है, इनमें से सही है कौन सा, तो केवल 2 सही है ना। 50 नंबर है 50, इनमें से कौन राष्ट्रपति पद से बनने पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे? करेक्ट आंसर है 50 का आंसर ये थे नीलम संजीवा रेड्डी, आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, लोकसभा सीट पर भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीटी जी उनकी सोमपेन जनजाति ने अप्रैल 2024 में पहली बार अपने लोकतांत्रिक मताधिकार का प्रयोग किया था, ठीक है, तो कहाँ पर या किस में? करेक्ट आंसर 51 का हो जाएगा ये अंडमान निकोबार, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। और अप्रैल 2024 में उन्होंने अपनी पहली बार मताधिकार का प्रयोग किया था। आगे क्वेश्चन है 52 नंबर है 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना जोड़े गए थे? करेक्ट आंसर 52 का हो जाएगा ये जोड़े गए थे धर्मनिरपेक्ष नहीं, हाँ धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, सी करेक्ट हो जाएगा। 53 है मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों के 15% तय किए गए थे? करेक्ट आंसर 91 संविधान संशोधन 2003, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे 54 है आर्टिकल 243J के अंतर्गत पंचायतों के लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम कौन बनाता है? आंसर हो जाएगा 54 का करेक्ट आंसर राज्य विधान मंडल, इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243J में पंचायतों के लेखाओं से संबंधित प्रावधान किए गए। इसके अनुसार प्रत्येक राज्य विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों के खातों की देखरेख व लेखाओं की संपरीक्षा के बारे में उपबंध कर सकेगा। 54 का एक करेक्ट है। 55 है सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया, ठीक है, तो बताना इसके बारे में। सिक्किम पूर्व में स्वतंत्र राजतंत्र था जिस पर राजवंश के शासकों का शासन था और स्वतंत्रता के बाद ये भारत का संरक्षित राज्य बना रहा था और समय के साथ यहाँ लोकतांत्रिक सुधारों और भारत में पूर्ण विलय की मांग तेज हुई थी। 55 बी। 56 है किस समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं हैं? आंसर क्या होगा? 56 का आंसर हो जाएगा यहाँ से आदिम लक्षणों का संकेत, विशिष्ट संस्कृति और बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म को करना और पिछड़ापन में भौगोलिक अलगाव। ये क्या है? ये समुदाय के अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने को लेकर एक विशिष्टता है ये, है ना। 56 का डी करेक्ट है। 57 नंबर है भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? सबको पता होगा। 57 का करेक्ट आंसर यहाँ से सी करेक्ट है। क्वेश्चन 58 उच्च न्यायालय हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? 58 का आंसर हो जाएगा ये होता है राष्ट्रपति के पास, ठीक है। 59 नंबर है इनमें से बोला कि सूचीबद्ध करना है सूची एक राजनीतिक दल स्थापना के वर्ष। 59 में पहला हो जाएगा आपका यहाँ से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964, ठीक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी वाली थी, ये 1964 में थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो थी ये थी 1925 और बहुजन समाज पार्टी 1984 और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITC 1998। करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा? 59 ये करेक्ट है। क्वेश्चन 60 है 60 देश का सकल मूल्य वर्धित GVA ग्रॉस जो वैल्यू एडेड होता है उसमें बोला कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की हिस्सेदारी 2020-21 में बढ़कर कितने से कितने हो गए? 23 तक। आंसर हो जाएगा 60 का करेक्ट आंसर ये हो गई है 27.3 से 30.1 हो गई है। 60 का आंसर बी करेक्ट है। 61 है भारतीय सीमेंट उद्योग के संबंध में विचार करना है। भारत का लगभग 87% सीमेंट उद्योग राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में प्रमुख केंद्रित होगा। 61 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट। सेकंड
भारत दुनिया का सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है। सेकंड बात क्या होगी? गलत है, सेकंड बात गलत हो जाएगी इसकी। थर्ड, भारत में अधिकांश सीमेंट संयंत्र कच्चे माल स्रोतों से दूर निर्यात का समर्थन करने के लिए बंदरगाहों के पास स्थित हैं। ये भी गलत है, सिर्फ पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर सीमेंट जो है ये लगभग जो भारत का लगभग 87% है वो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे कुछ प्रमुख राज्यों में केंद्रित है जहाँ सीमेंट संयंत्र स्थित हैं। भारत दुनिया में सीमेंट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और भारत में अधिकांश सीमेंट संयंत्र कच्चे माल स्रोतों के पास ही स्थित होंगे। सिर्फ पहली बात करेक्ट है, 61 का आंसर है। 62, वार्षिक PLFS 2023-24 के अनुसार बताने की कौन सा यहाँ पर इसमें सही होगा? देखो इसमें जो सही स्टेटमेंट है 62 में ये हो जाएगा 2021-22 के भारत बाद से शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं के श्रम बल भागीदारी LFPR अधिक वृद्धि हुई है। 62 का आंसर ए करेक्ट है। 63, क्रिसिल की रिपोर्ट रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2030 तक भारत में कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार कितना बढ़ने की उम्मीद है? 63 का आंसर हो जाएगा बी 100 से 120, ठीक है, 100 से 120 लाख करोड़। करेक्ट आंसर होगा 63 का बी। ये विस्तार और समझना वित्त पोषण और पूंजी बाजारों की जो गहराई से बढ़ने को निवेशक की जो अधिक भागीदारी है उसमें प्रेरित होता है। 63 बी। 64 है G20 सदस्य जो है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं किसका? करेक्ट आंसर होगा G20 जो सदस्य हैं ये प्रतिनिधित्व करते हैं एक तो वैश्विक GDP का लगभग 85%, ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या। 1 और 3 करेक्ट है। 64 का आंसर बी। 65, भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? 65 का सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर होगा। आगे आते हैं आगे क्वेश्चन है 66, RBI की विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें शामिल है जो 66, हाँ 66 में शामिल है डी, मतलब सभी। एक तो विदेशी मुद्रा पर संपत्ति, सोना, विशेष आरण अधिकार और आच्छित की स्थिति, सभी सही है। 66 का आंसर डी। 67 नंबर है उत्पत्ति के नियम के बारे में यहाँ पर विचार करना है। पहली बात है उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड होते हैं। पहला, क्योंकि 67 का जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। सेकंड, उत्पत्ति के नियम कस्टम्स एजेंसियों को ये जानने में मदद करते हैं कि उनके दिए गए उत्पाद कौन यहाँ पर नियम शुल्क लागू होंगे, सही है। थर्ड, इसका उपयोग व्यापार सांख्यिकी प्रयोजन के लिए किया जाता है, एकदम करेक्ट है। फोर्थ आपको बताना सही होगा या नहीं। देखो फोर्थ बोला है कि इनका महत्व इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि कई मामले में कर जो टैक्सेस होते हैं वो प्रतिबंध में आयातों को निर्भर करते हैं या आयातों पर निर्भर रहते हैं। क्या होगा? उत्पत्ति के नियम। देखो उत्पत्ति के नियम के हिसाब से चारों बातें ऐसी करेक्ट हैं, आप नोट कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट नियम है, क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, ठीक है। आंसर क्या होगा? 67 का डी करेक्ट है। 68 नंबर है एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संबंध में की जाती है जो सक्षम बनाती है किसी देश के व्यक्ति द्वारा अधिक पूंजी संचयन करने को, या ज्ञान में वृद्धि करने को, या कौशल स्तरों में वृद्धि करने को, या देश में लोगों का ज्ञान क्षमता में वृद्धि करने को। आंसर क्या होगा? 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी नहीं, सिर्फ चौथे वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी तीनों गलत होंगे, है ना। सिर्फ चौथा स्टेटमेंट इसका करेक्ट होगा। चौथा नहीं करेक्ट होगा, पहला तो गलत हो जाएगा, दूसरा तीसरा। देखो इसमें पहला इसमें गलत होगा ना, चौथा तो करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है, पहला गलत है यहाँ से, है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। चौथी बात करेक्ट है, कौशल स्तर में वृद्धि करने का विषय, ज्ञान में वृद्धि करने का, ये देखो ज्ञान कौशल को लेकर एक दूसरे से रिलेटेड है, तो करेक्ट होगा। तीसरा भी करेक्ट है, चौथा भी करेक्ट है। पहली बात यहाँ से गलत है क्योंकि बोला किसी देश में व्यक्ति को अधिक पूंजी संचय करने में, ये गलत हो जाएगा क्योंकि भौतिक पूंजी मशीन और धन संपत्ति उसके संचय संबंधित है, मानव पूंजी संबंधित नहीं होगा। नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 2, 3, 4 बात इसकी सही है, पहली गलत है। आंसर क्या होगा? सही पूछा है तो यहाँ पे इनको गलत पूछना चाहिए था, कौन सा गलत है, कौन सा गलत होगा तो पहला गलत होगा, ठीक है। तो आप इस थोड़ा सा जो मिस्टेक है उसको सही कर लो। 69 नंबर है दिवाला शोधन अक्षमता के आधार पर विचार करना है। शोधन अक्षमता से तात्पर्य उस स्थिति से है, वित्तीय स्थिति से है, जिसमें कोई व्यक्ति संस्था बकाया होने पर अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होती है। पहली बात 69 फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसमें इंसॉल्वेंसी या दिवालियापन की स्थिति के बजाय दिवालियापन कानूनी घोषणा कहा गया है, ये बात गलत हो जाएगा। सेकेंड, दिवाला एक
कानूनी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां देनदार की संपत्ति लेनदार के लाभ के समाप्त होने का पुनर्गठित करती है। ये भी गलत है क्योंकि इसमें बैंकरप्सी के बजाय इंसॉल्वेंसी कहा गया है, इस वजह से गलत हो जाएगी। तीसरा है शोधन क्षमता एक अवस्था है जबकि दिवाला एक निष्कर्ष है। तीसरा करेक्ट है, चौथा भी करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 3 और 4 करेक्ट होंगे सिर्फ इसमें, तो सी नहीं, 3 और 4 करेक्ट है तो इसमें भी आंसर देखो मिस्टेक दे रखा है। अपने साइड से आपको 3 और 4 इसको सही लिख लो, ठीक है, 3 और 4 इसका सही होंगे, बाकी पहले दूसरे गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया था? 70 का आंसर हो जाएगा 1956 में। देखो क्वेश्चन यहाँ पर गलत नहीं होते हैं कि स्टेटमेंट गलत दे दिया, ये प्रिंट करने जो छपाई होती है ना प्रिंट करने में, उसमें थोड़ा जो लोग प्रिंट करते हैं इसको छापते हैं एडिट करते हैं उसमें मिस्टेक हो जाती है ना, बाकी क्वेश्चन सब सही है, जो स्टेटमेंट था वहाँ से थोड़ा गड़बड़ी थी। तो आंसर क्या होगा? 70 का ए करेक्ट है। ये संकल्प भारत की समाजवादी आर्थिक नीति की आधारशिला माना जाता था और इस नीति में माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र को प्रमुख भूमिका दी गई थी। आगे आते हैं क्वेश्चन 71 नंबर 71 है उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन पहले योजना के बारे में विचार करना है। ये योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए और मोबाइल फोन विनिर्माण को निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादन से जुड़े हुए प्रोत्साहन की पेशकश करती है। 71 फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा? 71 का फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से सही है, सोचो। पहला यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, इस योजना में आवेदकों की 2 श्रेणियाँ होती हैं, वैश्विक कंपनियां और घरेलू कंपनियां। सेकेंड बात गलत है क्योंकि पीएलआई में जो योजनाओं में केवल 2 स्थिर श्रेणियां होती हैं, एक तो वैश्विक और घरेलू नहीं होती हैं, ये क्षेत्र में विशेष के अनुसार बदलती रहती हैं, ठीक है, तो गलत हो जाएगी बात। थर्ड है ये योजना पात्र कंपनियों को 6 वर्षों की अवधि के लिए भारत निर्मित लक्ष्य को श्रेणी में शामिल और वस्तुओं की वृद्धिशील जो है उस पर लगभग 8% प्रोत्साहन प्रदान करेंगी। तीसरा गलत होगा क्योंकि ये प्रोत्साहन दर 8% औसत रूप से निश्चित नहीं है, ये दरें वर्ष के अनुसार चेंजमेंट होती रहती हैं। पीएलआई के तहत यहाँ पर लक्ष्य श्रेणी 1 में लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पीसी ये सब यहाँ पर शामिल होंगे। करेक्ट है, 1 और 4 सही है। आंसर क्या होगा? 1 और 4 गलत पूछा है, 2 और 3। क्वेश्चन 72 लूनर ट्रेलब्लेजर मिशन का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि चंद्रमा की सतह पर जल का पता लगाना और उसका मानचित्रण करना, ठीक है। 73 इसरो के जीएसएलवी F-15 मिशन के बारे में कौन सा कथन सही होगा? यहाँ से जो सही है वो हो जाएगा इसरो के NVS 2 उपग्रह को ले जाएगा और इससे श्रीहरिकोटा के इसरो का 101 प्रक्षेपण था और इस श्रीहरिकोटा से 100वां प्रक्षेपण था, ठीक है। तो यहाँ से जो बात हो जाएगी इसकी 73 की, ये 100वां प्रक्षेपण था, ठीक है, 100वां प्रक्षेपण था और इसमें NVS 2 से ले जाया जाएगा। एक से अधिक बात करेक्ट है, एक और सी। आंसर क्या होगा? डी करेक्ट है। एक से अधिक का मतलब ये नहीं होता कि सभी करेक्ट हों, एक से ज़्यादा मतलब 1 से 2 भी होगा स्टेटमेंट, 3 हो सकते थे, ठीक है। 74 है हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग फर्श से ढकेलते हैं तो सीमांत घर्षण बल कितना होगा? सीमांत घर्षण बल होगा 200 न्यूटन। कितना होगा? 200 न्यूटन। जब कोई यहाँ पर वस्तु स्थिर वेग से चलती तो उस पर लगने वाला शुद्ध बल 0 होता है और इसका अर्थ होता है कि घर्षण बल की मात्रा लगाए गए बल के समान विपरीत दिशा में होती है। चूंकि यहाँ पर 200 न्यूटन का बल लगाया गया था और बक्सा स्थिर वेग से गति कर रहा था इसलिए घर्षण बल भी 200 न्यूटन होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 75 बोला है कि किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की खपत 250 यूनिट होती है तो कुल ऊर्जा जूल में कितनी होगी? 75 का आंसर हो जाएगा 9 × 10⁻⁸, ठीक है। 76 से किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? 76 का करेक्ट आंसर स्टील, राइट। स्टील में कितनी होती है? 5100 से 5960, जल में 1480 मीटर पर सेकेंड और वायु में 343 मीटर पर सेकेंड। इनके तीनों के हिसाब से जो जल का है वायु का है 343 होता है 343, ठीक है। आंसर क्या होगा 75 का? आपको ये करेक्ट है। अच्छा 75 का तो हो चुका ना। 75 कितना बताया था मैंने? सी। 75 तो सी था, 76 आपका स्टील होगा, 76 का ए होगा, है ना। 76 में यहाँ पर बताया मैंने, उसके साथ 76 का आंसर है। तो इस टाइप से हम लोग 76 ही क्वेश्चन करेंगे, है ना। जितने भी टॉपिक है उन टॉपिक को जाके अच्छे से पढ़ो, राइट। उनको जितने भी टॉपिक मैं पेपर करा रहा हूँ फुल लिंक के, उनके सभी टॉपिक को आपको अच्छे से करते रहना है अगर प्रीलिम्स आपको पास करना है बीपीएससी का तो, ठीक है। वरना टेस्ट क्वेश्चन करते रहोगे तो आपका पेपर में कुछ नहीं होगा। जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उन क्वेश्चन को डीप में जाके कॉपी निकालो, बुक निकालो, वहाँ से लिखे, उनको कवर करो, साथ में जो आप कर रहे हो वो करते रहो, ठीक है।
बाकी कुछ डाउट रहेगा पूछ सकते हो कमेंट करके, और टेलीग्राम पे जरूर जुड़ना है, कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ रहेंगे तो मैं शेयर करता रहूँगा आपको, ठीक है, एग्जाम तक। तो एंड करते हैं अपना चैनल यूपीएससी नॉलेज ट्रैक या दिल्ली यूपीएससी नॉलेज ट्रैक, दोनों अपने चैनल है, सब्सक्राइब भी कर सकते हो दिल्ली यूपीएससी नॉलेज ट्रैक को, अभी यहाँ पर न्यू बनाया चैनल वो, ठीक है। कुछ यहाँ पर आंसर राइटिंग वहाँ पर भी होती है, ठीक है। तो एंड करते हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।